गुजरात 2002, बिल्किस बानो नाम की महिला, उनका गैंग रेप होता है और उनके परिवार वालों की हत्या कर दी जाती है। सीबीआई, जो कि केंद्र सरकार के अंडर आती है, उस बॉडी को ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी जाती है और सीबीआई का स्पेशल कोर्ट 11 लोगों को उम्र कैद की सजा देता है। यह पूरा मसला न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली गुजरात की राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो बिल्किस बानो केस में 11 दोषी थे, उनको समय से पहले रिहाई मतलब कि रेमिशन दे दिया जाएगा। तो यहां पे सवाल उठता है कि गुजरात की सरकार ने जो पूरा निर्णय लिया है समय से पहले रिहाई का, रेमिशन का, यहां पे संवैधानिक प्रोविजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स, कौन सा कानून यहां पे एप्लीकेबल है, इसके अलावा और कौन से टर्म्स हैं जो यूजुअली न्यूज में रहते हैं, जैसे कि पार्डन, पैरोल, फर्लो, रिस्पाइट, रिप्राइव, कम्यूट एटसेट्रा। मुख्य परीक्षा और निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे क्या क्या डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं कि ये जो गुजरात सरकार का निर्णय है ये क्यों सही है और क्यों गलत है, और साथ में पिछले कुछ वर्ष में आए यूपीएससी के सवाल, प्रीलिम्स, मेंस और एसए के, ये सारे के सारे डायमेंशंस इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे गुजरात सरकार के निर्णय को लेके। और साथ में इस पूरे वीडियो का जो हैंडआउट है वो आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर हमारे देश में कैदी है और वो समय से पहले जेल से रिहा होना चाहता है, वो समय से पहले छूटना चाहता है, रेमिशन चाहता है, उसके पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहले संविधान के आर्टिकल 72 के अंदर, आर्टिकल 72 के अंदर माननीय प्रेसिडेंट के पास वो अपनी याचिका डाल सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं। प्रेसिडेंट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे एक फाइनल निर्णय लेंगे। अगर वो प्रेसिडेंट के पास अपनी याचिका नहीं डालना चाहते तो वो गवर्नर के पास जा सकते हैं। राज्यपाल स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे अपना फाइनल डिसीजन लेंगे। अगर वो कैदी ये दोनों रास्ते नहीं अपनाना चाहता तो उसके पास तीसरा रास्ता भी है जो कि कानूनी रास्ता है। पहले वाले दोनों संवैधानिक रास्ते थे क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति और गवर्नर को पावर दी गई है। जो तीसरा रास्ता है यह संविधान में मेंशन नहीं है, यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और उसके भी सेक्शन 432 और 433 में मेंशन्ड है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 432 और सेक्शन 433 के अंडर एक कैदी सरकार को अपनी याचिका डाल सकता है समय से पहले रिहाई की, वक्त से पहले रिहाई की। सवाल उठता है कि यह याचिका केंद्र सरकार को जाएगी या राज्य सरकार को जाएगी, डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसे मसले के अंडर पनिशमेंट मिली है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन लगती है तो सेक्शन 432 और 433 के अंडर जो पिटीशन डाली जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डाली जाएगी। अगर किसी ऐसे मुद्दे के अंडर पनिशमेंट दी गई है जो स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है तो पिटीशन स्टेट गवर्नमेंट को डाली जाएगी। बिल्किस बानो केस में जो 11 अपराधी थे, उन्होंने जो क्राइम करा था वो स्टेट मैटर के अंडर कवर हो रहा था, स्टेट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर कवर हो रहा था, इसलिए उन्होंने सेक्शन 432 और 433 का इस्तेमाल करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पिटीशन डाली। ऐसे मामलों में जब कोई कैदी अपने समय से पहले रिहाई के लिए, रेमिशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पिटीशन डालता है, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट 3 फैक्टर्स को कंसिडर करती है। सबसे पहले जैसे पिटीशन आती है, एप्लीकेशन आती है कैदी की, स्टेट गवर्नमेंट एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड बनाता है जिसमें सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल के अधिकारी होते हैं, उनकी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। उसके बाद जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, प्रिजन्स के, जेल के जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, वो अपनी एक रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट उस कैदी का ओवरऑल जो रवैया है, जो बिहेवियर है जेल के अंदर, वो कंसिडर करती है। और इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन लेती है कि इस कैदी को हमारे को समय से पहले रिहा करना है या नहीं करना। यहां पे बिल्किस बानो केस में यही हुआ, जो 11 कैदी थे उन्होंने गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन डाली। गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड बनाया गोधरा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर, वहां के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो जेल के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनकी रिपोर्ट ली और इन 11 कैदियों का बिहेवियर देखा। उसके बेसिस पे गुजरात सरकार ने डिसाइड करा कि 11 के 11 कैदियों को रेमिशन मतलब कि वक्त से पहले रिहाई कर देनी चाहिए। यहां पे बिल्किस बानो जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को जुडिशरी में चैलेंज कर सकते हैं, मतलब कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है। यहां से आपको हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर नजर आएगा, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कि अगर
राज्य सरकार कोई निर्णय ले रही है तो उस निर्णय को अगर आपको लगता है कि वो संविधान के मूल तत्वों को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया, तो आप जुडिशरी में जाके एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं, जिसे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बोला जाता है। इधर हमारे को एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आप उम्र कैद के लिए जेल में बंद हैं और आप ये तीसरे वाला रास्ता अपनाना चाहते हैं, सेक्शन 432 और 433 ऑफ सीआरपीसी का, तो यहां पे हमारा कानून यह बोलता है कि अगर आपको उम्र कैद मिली हुई है और आप समय से पहले रिहाई चाहते हैं तो आपको कम से कम 14 साल तक जेल में रहना होगा, और जब आपके 14 साल पूरे हो जाएंगे जेल में, उसके बाद ही आप ये याचिका डाल सकते हैं सरकार के पास। तो बिल्किस बानो केस में ये जो कैदी थे 2008 से जेल में बंद थे, इनके 14 साल पूरे हो चुके थे, और 14 साल पूरा होने के बाद ही इन्होंने गुजरात राज्य सरकार को अपनी याचिका डाली, और उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए गुजरात सरकार ने इनकी रिहाई के ऊपर एक निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट में बोला था कि जो 14 साल की लिमिट होती है ये सीआरपीसी में लगती है, लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास अपनी पिटीशन डालना चाहते हैं तो यहां पे आपको 14 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, आप उससे पहले भी अपनी समय से पहले रिहाई के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। तो ये जो 14 साल की लिमिट है ये सिर्फ सीआरपीसी में लगती है, ये आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 में नहीं लगती। मतलब कि जो 11 कन्विक्ट्स थे, यहाँ पे जो 11 कैदी थे, अगर वो चाहते तो 2009 या 2010 में, मतलब कि अपनी जेल होने के 1-2 साल के बाद ही प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास अपनी पिटीशन डाल सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने तीसरा रास्ता फॉलो करा तो उनको 14 साल वेट करना कंपलसरी था कानून के मुताबिक। तो यहां पे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, संवैधानिक एस्पेक्ट क्या था। अब हम देखेंगे कि यहां पे कुछ फेडरल एस्पेक्ट्स क्या हैं। फेडरल एस्पेक्ट्स का मतलब है कि यहां पे कुछ संघीय ढांचा किस तरीके से हमारे को दिखता है। उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो एक पूरा प्रोसेस फॉलो करती है, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड बना के, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और जनरल बिहेवियर देख के। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट लक्ष्मण नास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 में यह बोला कि जो राज्य सरकार है वो आर्बिट्रेरीली, मनमाने ढंग से समय से पहले रिहाई नहीं दे सकता। जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर उसे रेमिशन देना है तो वो आर्बिट्रेरीली नहीं दे सकता। लक्ष्मण नास्कर केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 मेजर गाइडलाइंस ले डाउन करी कि जब भी राज्य सरकार किसी के रेमिशन के ऊपर कोई डिसीजन लेता है तो उनको 5 फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे। सबसे पहला फैक्टर है कि जो ये कैदी ने क्राइम करा वो कितना संगीन था, और क्या उस कैदी ने जो क्राइम करा वो पूरे समाज को इंपैक्ट करता है, या वो बहुत ही ज्यादा लोकलाइज्ड क्राइम था, आइसोलेटेड क्राइम था कि ठीक है इससे सोसाइटी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा। दूसरा कि अगर हमने इस कैदी को छोड़ दिया तो क्या ये अपराध दोबारा से हो सकता है, क्या इस कैदी के पास इतनी क्षमता है कि दोबारा से इस क्राइम को कर सके। मतलब कि आपको यह समझना है कि एक तो उसने जुर्म जो था वो कितना बड़ा करा, कितना संगीन करा, और अगर अभी हम इसे रिहा कर देते हैं समय से पहले तो क्या ये बाहर निकलने के बाद दोबारा से यही क्राइम कर सकता है या नहीं कर सकता। चौथा, अगर हम इस कैदी को समय से पहले रिहा कर देते हैं तो क्या इससे समाज का कुछ भला हो रहा है या इसे जेल में रख के ही फायदा है। आपको उस नजरिए से भी पूरा डिसीजन सोचना होगा कि अगर जेल में रखते हैं तो क्या फायदा नुकसान है, अगर रिहा कर देते हैं तो क्या फायदा नुकसान है। साथ में जो कैदी है उसके परिवार का क्या स्टेटस है, क्या कंडीशन है, उनके परिवार की क्या हालत है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे आप ये देखिए कि ये डायमेंशन हमारे को दिखाता है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच पे बेस्ड है, एक मानवता के अप्रोच पे बेस्ड है कि चाहे कैदी ने क्राइम करा हो, उसने गलत काम करा हो, हम ये बिल्कुल मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि आपको उससे जुड़े लोग, उसके परिवारजन की कंडीशन का भी ध्यान रखना होगा। मतलब कि आप ये समझिए कि यहां पे किस प्रकार से एक ह्यूमैनिटेरियन, एक मॉरल टच दिया जा रहा है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको जानवरों की तरह ट्रीट नहीं करना है, वहां पे आपको एक ह्यूमैनिटेरियन टच रखना है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखनी है। इसके अलावा यहां पे एक फैक्टर और कंसिडर करने वाला है। मैंने आपको बताया कि जो पूरा का पूरा बिल्किस बानो केस था, इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने करी, जो कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर बनाया गया है, और ये केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर आता है।
हमारे सीआरपीसी में एक सेक्शन और है, सेक्शन 435। ये सेक्शन 435 ये बोलता है कि अगर कोई भी क्राइम सीबीआई इन्वेस्टिगेट करता है और राज्य सरकार उसके रेमिशन के ऊपर कोई निर्णय लेना चाहती है, अगर सीबीआई ने किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करा और राज्य की सरकार समय से पहले रिहाई देना चाहती है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के साथ डिस्कशन कंसल्टेशन करना होगा। क्यों? क्योंकि इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने करा था। यहां से हमारे को इस कानून का हल्का सा क्वाजी फेडरल नेचर समझ आता है कि किस प्रकार से अगर कोई क्राइम सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वहां पे सेंटर का एक से आ जाता है, सेंटर का ओपिनियन आपको लेना पड़ेगा और सेंटर जो कहेगा आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो यहां से हमारे को एक क्वाजी फेडरल नेचर हमारे सीआरपीसी का देखने को मिलता है। यूपीएससी में पहले इस पर्टिकुलर ट्रेंड के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको दिखाऊंगा मैं आगे, बट यहां से हमारे को एक क्वाजी फेडरल फीचर देखने को मिलता है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण नास्कर जजमेंट और फेडरल एस्पेक्ट्स देखे। इसी मुद्दे से जुड़े कुछ टर्म्स और हैं जो हमारे को समझने हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में और बाकी कानूनों में दिए हुए हैं और यूपीएससी ने पहले उनके ऊपर कई बार सवाल पूछा है। सबसे पहला वर्ड है पैरोल। यह पैरोल क्या होता है? अगर एक व्यक्ति जेल में है और वो जेल से थोड़े टाइम के लिए बाहर आना चाहते हैं, तो हमारे क्रिमिनल सिस्टम में एक प्रोविजन है कि उनके जेल सेंटेंस को पॉज कर दिया जाए और उन्हें थोड़े टाइम के लिए बाहर आने दिया जाए। वो बाहर रहेंगे और वापस दोबारा जेल में आ जाएंगे और उनके जेल सेंटेंस को रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है, सपोज करिए कैदी हैं, उनको 5 साल की जेल हुई, अब 2 साल के बाद उन्हें बाहर आना है। घर में किसी की डेथ हो गई, किसी ब्लड रिलेटिव की शादी है, 2 साल के बाद उन्हें बाहर आना है 1 महीने के लिए। 2 साल के बाद उन्हें 1 महीने के लिए बाहर आने दिया जाएगा, 1 महीने के लिए बाहर आने दिया जाएगा और जब वो दोबारा जेल में जाएंगे तो 3 साल का जो सेंटेंस है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। मतलब कि अगर पैरोल का प्रोविजन हम इस्तेमाल करते हैं तो बीच में आप एक पॉज ले सकते हो, बीच में आप एक गैप ले सकते हो और उसके बाद अपनी बची हुई सजा पूरी कर सकते हो। यह जो पैरोल का कॉन्सेप्ट होता है, यह एक कैदी का अधिकार नहीं है। वो ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा राइट है, आप मेरे को पैरोल दीजिए। ये सरकार की मर्जी है, ये प्रशासन की मर्जी है, ये प्रशासन का डिस्क्रिशन है कि वो किसी कैदी को पैरोल देना चाहते हैं या नहीं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ द कन्विक्ट, कि जो जेल में कैदी बंद है वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, उसके आधार पर प्रशासन जो है यहां पर डिसीजन लेता है और ये पूरे तरीके से प्रशासन की ही डिस्क्रिशन है। इसे कहते हैं पैरोल। इसी के ऊपर प्रीलिम्स 2021 में एक सवाल आया था, with reference to India, consider the following statements. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such a prisoner because it becomes the matter of his or her right. अभी हमने देखा कि पैरोल जो है वो किसी भी कैदी का अधिकार नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। राज्य की सरकारें जो हैं अपने आप अपने पैरोल के रूल्स बनाती हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर बी ओनली टू। प्रीलिम्स 2021 में यह सवाल पूछा गया था पैरोल के ऊपर। सिमिलरली एक वर्ड होता है फरलो। पैरोल से हल्का सा डिफरेंट होता है। पैरोल में हमने देखा कि आपका जो जेल सेंटेंस है वो पॉज हो जाता है। फरलो उन केसेस में होता है जहां पे जेल की जो सेंटेंस है वो बहुत लंबी है या उम्र कैद है। उसमें क्या होता है कि अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको बाहर निकलने दिया जाएगा। ऐसे केस में आपका जो जेल सेंटेंस है उसको पॉज नहीं किया जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि आपको उतना डिस्काउंट दे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको सपोज 14 साल की जेल हुई हुई है, बहुत लंबे समय की जेल हुई हुई है, और आप यहां पे थोड़े टाइम के लिए बाहर निकलना चाहते हो, लेट्स से आप 3 महीने के लिए बाहर निकलना चाहते हो। यहां पे जब आप 3 महीने के लिए बाहर निकल रहे हो, आपका जो जेल सेंटेंस है उसे पॉज नहीं किया जाएगा। उसे ऐसा माना जाएगा कि आपको 3 महीने का डिस्काउंट दे दिया गया और आप 13 साल और 9 महीने जेल में काटेंगे। पैरोल में क्या हो रहा था? पैरोल में यह हो रहा था कि अगर कोई व्यक्ति जेल से बाहर आना चाहता है तो उसके जेल सेंटेंस को बीच में रोक दिया गया था और फिर उसके बाद जब वो दोबारा जेल में आता है तो जेल सेंटेंस रिज्यूम होगा। उसे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा। फरलो में उसे डिस्काउंट दिया जा रहा है कि अगर वो 14 साल जेल का उसे सेंटेंस दिया गया कोर्ट द्वारा और वो 3 महीने के लिए बीच में बाहर निकला है तो वो 14 साल नहीं बल्कि 13 साल 9 महीने जेल में रहेगा।
फरलो में आपको एक प्रकार से रेमिशन, एक प्रकार से डिस्काउंट दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो फरलो होता है, क्योंकि इसमें जेल सेंटेंस बहुत लंबा है, यहां पे फरलो एक कैदी का अधिकार माना जाता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। यह माना जाता है कि एक कैदी इतने लंबे समय तक अगर जेल में रहेगा तो वो उसके मानसिक स्थिति के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और उसको बाहर निकलना थोड़ा सा जरूरी है। तो फरलो जो होता है वो एक कैदी का अधिकार होता है, लेकिन परोल जो होता है वो एक कैदी का अधिकार नहीं होता। तो ये जो परोल और फरलो होते हैं, ये दोनों प्रोविजंस प्रिजन्स एक्ट 1894 के अंडर कवर किए गए हैं। और इनके पीछे का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि जो कैदी जेल में हैं उनकी सोशल लाइफ बनी रहे, सामाजिक जो जीवन है वो बना रहे, और जेल में रहते रहते उनके मानसिक जो संतुलन है वो ना बिगड़े, और उनका जो ओवरऑल एक ह्यूमनाइज करना है हमारे को प्रिजन सिस्टम को, उस सोच के साथ ये परोल और फरलो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। अगेन मॉरल डायमेंशन, मेंस और एसए में हम ये मॉरल डायमेंशन, एक एथिकल डायमेंशन, ये ह्यूमन डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ और बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, जैसे कि पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कि एक कैदी को पूरे तरीके से रिहा कर दिया जाए और जितने भी उसके ऊपर केसेस थे, जितनी भी उसको पनिशमेंट थी, वो सब माफ कर दी जाए। कि फॉर एग्जांपल अगर एक कैदी को फांसी की सजा है और अगर उसे पार्डन मिल गया तो मतलब अब उसके ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं है। फिर होता है कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से दूसरे फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में कन्वर्ट करना इन अ लाइटर सेंस। अगर एक कैदी को फांसी की सजा दी हुई है और उसका सेंटेंस कम्यूट हो गया, इसका मतलब है कि अब उसकी जो फांसी की सजा है उसको जेल में या फिर फाइन में कन्वर्ट कर दिया, कि सिर्फ वो कुछ साल जेल में काटे या कुछ पैसे फाइन में दे और उसको रिहा कर दिया जाएगा। सिमिलरली रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है कि आप पनिशमेंट का नेचर चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसका ड्यूरेशन कम कर रहे हो। कि अगर एक कैदी के ऊपर 10 साल की जेल थी और उसे रेमिशन मिल गया तो हो सकता है कि उसे 4 साल की जेल में ही छोड़ दिया जाए। या एक कैदी के ऊपर अगर 5 लाख रुपए का फाइन था और उसे रेमिशन मिला तो हो सकता है उसे 50,000 रुपए के फाइन में ही छोड़ दिया जाए। यह होता है रेमिशन। फिर एक वर्ड आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है पनिशमेंट को कम करना स्पेशल ग्राउंड्स पे, कि कोई प्रेग्नेंट महिला है, कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है, इन स्पेशल ग्राउंड्स पे अगर पनिशमेंट कम की जा रही है उसे बोलते हैं रिस्पाइट। और आखिरी वर्ड होता है रिप्राइव। इसका मतलब होता है सेंटेंस को, पनिशमेंट को थोड़े टाइम के लिए रोक देना, थोड़े टाइम के लिए सेंटेंस को इंप्लीमेंट ना करना, जिससे कि वो जो कैदी है अगर वो गवर्नर, प्रेसिडेंट या सरकार के पास जाना चाहता है तो उसको मौका दिया जाए। अगर कोर्ट ने सपोज किसी कैदी को फांसी की सजा दी है और वो रिप्राइव चाहता है, इसका मतलब है कि उसकी फांसी की सजा थोड़े टाइम के लिए टाल दी जाएगी, जिससे कि वो गवर्नर, प्रेसिडेंट या सरकार के पास जाके अपनी रिहाई करवा सके, ट्राई कर सके। इसे कहते हैं रिप्राइव। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देख लिए, लीगल फेडरल एस्पेक्ट देख लिए, अलग अलग टर्म्स क्या जुड़े हुए हैं इससे वो देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो गुजरात की सरकार ने 11 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है, ये कितना सही या कितना गलत है। हमें यहां पे समझना है कि अगर कोई कैदी जेल में है तो एक तरीके से उसका जो आर्टिकल 19 है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक लगाई जा रही है। हमारा संविधान कहता है कि जो मूल अधिकारों के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए वो प्रपोर्शन में लगाई जानी चाहिए। जितना बड़ा क्राइम उतनी ज्यादा रोक, जितना छोटा क्राइम उतनी कम रोक। अगर जरूरत से ज्यादा किसी के मूल अधिकारों के ऊपर रोक लगाई जाएगी तो वो गलत माना जाता है। तो एक डायमेंशन हम यहां पे ये कंसिडर कर सकते हैं कि उन लोगों ने ऑलरेडी 14 साल की जेल काट ली थी, तो हो सकता है कि सरकार को ये लगाओ कि जो जेल है 14 साल की वो प्रपोर्शनेट है जो उन्होंने क्राइम करा और अब उनकी रिहाई का समय आ चुका है। ऐसा एक आर्ग्यूमेंट माना जा सकता है। या फिर एक कहावत है, एन आई फॉर एन आई वुड मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आंख के बदले आंख लेंगे तो पूरी दुनिया जो है वो अंधी हो जाएगी। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, मॉरल ग्राउंड्स पे किसी ने अगर कोई गलती करी और उसने उसकी सजा काट ली है तो उसे छोड़ा जा सकता है कि वो बाहर निकल के बेहतर व्यक्ति बनेगा और देश के लिए कुछ करेगा। ऐसे दो आर्ग्यूमेंट्स हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के फेवर में मान सकते हैं कि क्यों राज्य सरकार ने सही कदम उठाया। लेकिन हमारे पास और भी पॉइंट्स हैं जिससे हम ये सोच सकते हैं कि शायद राज्य सरकार ने कुछ गलत करा। सबसे पहले है बराबरी का कॉन्सेप्ट, कि जो दूसरे कैदी जेल में हैं जिन्होंने सेम क्राइम करा है, रेप का, मर्डर का, क्या उन सबको 14 साल की जेल होने पे छोड़ दिया जाएगा?
क्या ये जो पार्डन और रिमिशन है, क्योंकि ये स्टेट का डिस्क्रिशन है, तो क्या ये सबको बराबर तरीके से मिलेगा या सिर्फ कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स, कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस को ही स्टेट की डिस्क्रिशन का फायदा मिलेगा? ऐसे और भी बहुत कैदी हैं जिन्होंने इससे कम हीनियस क्राइम, कम संगीन जुर्म करे थे, लेकिन आज भी वो जेल में है, तो उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? एक ये सवाल उठता है, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है हमारे भारतीय संविधान का, वो कहता है कि कानून के आगे सब बराबर हैं। जो राज्य है, जो स्टेट है एज डिफाइंड बाय आर्टिकल 12, वो सबको बराबरी से ट्रीट करेगा। तो क्या बाकी सारे कैदी जिन्होंने सेम क्राइम करे या कम क्राइम करे, क्या उन्हें छोड़ दिया जाएगा? इसके अलावा ऐसा बहुत बार अलग अलग लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो पेटिशंस होते हैं जो सरकार के पास जाते हैं, इनमें प्रॉपर लॉजिक नहीं लगाया जाता, प्रॉपर जस्टिस नहीं लगाया जाता, और ये पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं कि कब कौन सा चुनाव आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए यहां पे एक निर्णय लिया जाएगा। साथ में आज की तारीख में 1649 पेटिशंस जो हैं वो पेंडिंग है रेमिशन के लिए पूरे देश में। तो सिर्फ इसी पेटिशन को इतना अर्जेंसी में क्यों सॉल्व किया गया, और बाकी सारी जो पेटिशंस हैं उनके ऊपर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है? ऐसे बहुत से कैदी हैं जो आज भी जेलों में बंद हैं, जिनको अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है कि अगर वो 14 साल जेल में काट चुके हैं तो वो सरकार के पास अर्जी डाल सकते हैं समय से पहले रिहाई की, रेमिशन की। उनको ये अधिकारों के बारे में कौन बताएगा? अगर इस नजरिए से देखते हैं तो शायद सरकार ने कुछ गलत करा है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज और यहां पे क्या एनालिसिस बनता है एसए और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखा। एक बार ही देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पीवाईक्यूज हैं जहां पे अपना पूरा एनालिसिस फिट बैठता है। एक प्रीलिम्स का सवाल था जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पैरोल के ऊपर। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, 2014 में क्वेश्चन आया था, इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट्स डिले इन कम्यूटिंग डेथ सेंटेंस हैज कम अंडर पब्लिक डिबेट एज डिनायल ऑफ जस्टिस। शुड देयर बी अ टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट सच पेटिशंस? हमने अभी क्या देखा कि 1649 पेटिशंस जो हैं पूरे देश में पेंडिंग है अलग अलग जगहों पे, जिनके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया। 2014 में राष्ट्रपति के पास जो पेटिशंस जाती हैं उस मुद्दे के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। ऐसा पैरेलल क्वेश्चन इस साल या ऐसे भी आ सकता है कि पूरे देश के प्रशासन के पास अलग अलग रेमिशन की पेटिशंस पेंडिंग है, तो उनके ऊपर समय रहते टाइम बाउंड मैनर में डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा? तो हमने वो डायमेंशंस ऑलरेडी देख लिए कि कैसे वो आर्टिकल 14 का कहीं ना कहीं एक उल्लंघन हो सकता है। सिमिलरली 2019 में एक सवाल बना था एसए पेपर में, बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। जो यहां पे हमने देखा कि लक्ष्मण नास्कर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अगर एक कैदी को रिहा कर रहे हो तो आप सोचो कि यह समाज को किस तरीके से हार्म करेगा और उसके परिवार को किस तरीके से फायदा देगा। वो वाला डायमेंशन यहां एसए में लग सकता है। लक्ष्मण नास्कर केस जो हमने 2000 का देखा था कि एक कैदी के लिए अगर हम उसे रिहा कर रहे हैं तो उसके लिए तो वो बेस्ट है, हो सकता है समाज के लिए वो बेस्ट ना हो। तो इसके बारे में हमारे को एसए आया था लिखने के लिए 2019 में। 2020 में एक निबंध आया था, शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। इसको हम अपने आज के मुद्दे से ऐसे लिंक कर सकते हैं कि हमारा जो समाज है, अगर उसमें कैदियों को जेल में रखा जाए तो शायद क्राइम नहीं फैलेगा, लेकिन अगर उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया जाएगा, रेमिशन दे दिया जाएगा, तो हो सकता है कि उनमें एक पोटेंशियल हो दोबारा से क्राइम करने का, जो हमारे जहाज को डुबा सकता है। मतलब आप इसको ऐसे विजुअलाइज करिए कि एक कैदी अगर बाहर है समाज से तो हमारा शिप सेफ है, लेकिन अगर वो दोबारा से समाज में आ गया तो हमारा शिप जो है वो डूब सकता है। इस डायमेंशन से इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे। 2021 में एक निबंध आता है, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। जिसे हम बेस्ट प्रैक्टिस मानते हैं उससे भी बेहतर कुछ प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे राज्य सरकार कहती है कि उनको समय से पहले रिहाई देना बेस्ट था, तो हम यहां पे अपने लॉजिक लगा के बोल सकते हैं कि शायद उससे बेहतर भी कुछ हो सकता था कि जिन्होंने कम संगीन जुर्म करा हम उन्हें रिहा कर दें, आर्टिकल 14 को रिस्पेक्ट करें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें। इस प्रकार से कुछ अलग अलग डायमेंशन यहां पे बन सकते हैं। तो यहां पे भी थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी। यह था इस वीडियो में जहां पे हमने बिल्किस बानो केस, एसोसिएटेड डायमेंशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून और पीवाईक्यूज देखे। राइट, थैंक यू सो मच।